भटकाव तो जीवन में बहुत आते हैं। कई बार मुसीबतें भटका देती हैं, कई बार लालच। और ऐसे में इंसान अपने लक्ष्य को पीछे धकेलकर इस भूल भुलैया में खो जाता है। लेकिन जीवन की परीक्षा में सफल वही होता है जो लाख भटकने के बाद भी अपने लक्ष्य को याद रखे। जैसे अधीश को इस दुनिया में आए कई दिन हो गए थे। इस बीच उसने दूसरे कई काम भी किए, लेकिन वो अपने असल मकसद को नहीं भूला जिसके लिए वो यहां आया था। अब वो जल्दी से जल्दी यहां से निकलना चाहता था और सोमसेन को खत्म कर अपना बदला लेना चाहता था। लेकिन क्या ये इतना आसान था? उसकी प्रतिभा को पहचान लेने के बाद क्या भाग्य लक्ष्मी उसे इतनी आसानी से यहां से जाने देगी? और वो सपना कैसा था जिसने उसे बेचैन कर रखा था? रानी को जब होश आया तो वैद्य जी, कई दासियां और लारा उसके पास ही थे। वैद्य जी ने जब कोई खतरा ना होने की बात कही तब सबकी जान में जान आई। करीब आधी रात का समय था। रानी ने सबको कमरे से बाहर भेज दिया। एक दिए की रोशनी में वो अपने आप को आईने में देख रही थी। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका रूप उसे वापस मिल गया है। लेकिन एक ठंडी सांस उसके मुंह से निकल गई। इस रूप का क्या फायदा जबकि राजकुमार वीरभद्र ही यहां नहीं है। वे कष्ट में हैं और मैं मर भी नहीं सकती। इसके आगे वो सोच नहीं पाई। उसी दीपक की रोशनी में उसने वो पत्र खोल लिया और पढ़ने लगी। वो पत्र पढ़कर उसकी आंखों में आंसू भर आए। राजकुमार वीर ने लिखा था, प्राण प्रिया, अब कुछ ही दिनों का इंतजार है। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। भाग्यलक्ष्मी ने कपड़े के उस फटे हुए टुकड़े को चूम लिया। राजकुमार ने अपने खून से वो पत्र लिखा था। उसमें राजकुमार की खुशबू थी। भाग्यलक्ष्मी उस पत्र में वीरभद्र को महसूस कर रही थी और अपनी गलतियों पर आंसू बहा रही थी। पिछले 400 साल उसने इसी पछतावे में बिताए थे कि उसने कभी सीधे मुंह वीरभद्र से बात तक नहीं की। और अब उसे उस रास्ते की धूल भी प्यारी लगती थी जिस पर चलकर राजकुमार कभी गुजरा होगा। बलवीर और आचार्य कश्यप 2 दिनों से लगातार हवन कर रहे थे। उन्हें विश्वास था कि इससे अधीश को मदद मिलेगी। लेकिन अधीश तो अभी खुद ही दुविधा में था कि यहां से कैसे निकले। सुबह से वो अपने कमरे से निकला ही नहीं था। रह रहकर उसके मन में वही विचार आ रहे थे कि न जाने प्रकाश नगर में सब कैसा होगा। उसके परिवार के सब लोग ठीक होंगे या नहीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने सताक्षी खड़ी हुई थी। आते ही उसने पूछा, सुप्रभात अधीश, कहो कैसी नींद आई? अधीश ने उसे अंदर आने को कहा और जवाब दिया, नींद तो अच्छी नहीं आई, लेकिन अब मैं जल्दी से जल्दी यहां से जाना चाहता हूं। रानी की तबीयत कैसी है? सताक्षी बोली, रानी भाग्यलक्ष्मी अभी सोकर नहीं उठी हैं, शायद औषधि का असर है। अधीश ने कहा, मैं भी आज वापस जाने की सोच रहा था। वहां सब मेरे लिए परेशान होंगे। ये सुनकर सताक्षी के चेहरे के भाव बदल गए। वो बोली, मैं तो नहीं चाहती कि तुम इतनी जल्दी यहां से जाओ, लेकिन तुम्हारा सोचना भी ठीक है। तुम्हारे यहां आने की सूचना भी नहीं होगी किसी के पास, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगेगा तुम्हारे यहां से जाने के बाद। अधीश को सताक्षी की आदत बहुत अजीब लगती थी और अच्छी भी, कि वो हर बात को स्पष्ट तौर पर बोल देती थी, चाहे वो उसके मन की गहरी भावनाएं ही क्यों ना हों। बल्कि अधीश ही उसकी बातें सुनकर संकोच में आ जाता था। अब भी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। सताक्षी समझ गई कि उसकी बात से अधीश संकोच में पड़ गया है, तो वो खुद ही बात बदलते हुए बोली, रानी अब शायद ही तुम्हें यहां से जाने दे। अधीश ये सुनकर कुछ घबरा गया। ऐसा क्यों? मैंने उनकी बताई हुई शर्त भी पूरी कर दी है। अब उन्हें मेरे मित्र के साथ साथ मुझे भी वापस भेजना होगा। सताक्षी मुस्कुराई, मेरा मतलब है तुमने इतनी आसानी से उनकी ये शर्त पूरी कर दी जिसके लिए सैकड़ों साल से वो इंतजार कर रही थी। अब वो राजकुमार को वापस लाने के लिए भी तुमसे कहने वाली हैं। अधीश जानता था कि सताक्षी भूत भविष्य सब देख सकती है। शायद इसी आधार पर वो ये बात कह रही है। उसने पूछा, क्या तुमने भविष्य में ये देखा है? सताक्षी हंस पड़ी, तुम बहुत भोले हो अधीश। मैं भविष्य देख जरूर सकती हूं, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है और व्यक्ति के निर्णय कदम कदम पर उसके भविष्य में बदलाव करते हैं। मैं बस अंदाजा लगा रही थी
मैंने कोई भविष्य नहीं देखा है। अधीश को यह सुनकर थोड़ी राहत मिली। तभी एक दासी उसके कमरे में आई और उसे रानी का संदेश दिया। अधीश जी, आपको रानी साहिबा ने बुलाया है। अधीश बोला, ठीक है, चलिए मैं आपके साथ ही चलता हूं। इतना कहकर वो उस दासी के पीछे चल पड़ा। शताक्षी वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। अधीश जब मुख्य दरबार कक्ष में पहुंचा तो वहां कई लोग मौजूद थे, जिनमें से वो सिर्फ एक दासी और लारा को ही पहचानता था। सोने का बना हुआ एक बहुत बड़ा और सुंदर सिंहासन बीचों बीच रखा हुआ था। थोड़ी ही देर में रानी वहां आ गई और सिंहासन पर बैठ गई। उसके बैठते ही सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। अब की बार अधीश ने ठीक से उसे देखा। उसे लग रहा था कि उसकी नजरें रानी के चेहरे से हटेंगी ही नहीं, लेकिन कहीं इस जुर्म में रानी उसकी जान ही न ले ले, ये सोचकर उसने अपनी नजरें झुका ली। रानी भाग्यलक्ष्मी अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। अच्छी नींद पूरी होने से उनका सौंदर्य और निखर गया था। अधीश सोच रहा था, इतनी सुंदरता देखकर तो कोई भी पगला जाए। कोई बड़ी बात नहीं कि राजकुमार वीरभद्र भी दीवाना हो गया, और शायद इसी दीवानगी की सजा के तौर पर ही वो 400 साल से कुएं में कैद है। रानी भाग्यलक्ष्मी ने अब पूरे शरीर को ढकने वाले लबादे की जगह सुंदर वस्त्र पहन रखे थे, लेकिन चेहरे पर अब भी एक झीना नकाब था। अधीश सोच रहा था, ये नकाब क्यों पहन रखा है? लेकिन शायद जरूरी भी है। यदि नकाब ना हो तो इतनी सुंदरता देखकर कोई पागल ना हो जाए। अधीश, रानी की आवाज गूंजी तो अधीश के विचारों की कड़ी टूटी। खुद को संभालते हुए वो बोला, प्रणाम रानी जी। रानी ने प्रणाम के जवाब में सर को हल्के से हिलाया और धीमी आवाज में बोली, मैं तुम्हारी आभारी हूं। ये मणि वापस लाकर तुमने अपनी शर्त पूरी की, लेकिन वो पत्र पाकर जैसे मुझे जीवनदान मिला है, अब अपने वादे के अनुसार मैं तुम्हारे मित्र को आजाद करती हूं। अधीश ने हाथ जोड़कर कहा, रानी साहिबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं आपसे एक और प्रार्थना करना चाहता हूं। कहो, रानी ने कहा। अधीश बोला, मैं चाहता हूं आप समीर के अलावा बाकी युवकों को भी आजाद कर दें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्हीं की तरह कुछ युवक कुएं में भी कैद हैं, लेकिन अब वे जीवित नहीं हैं और तारे बनकर वहां रह रहे हैं। उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। ये सुनकर रानी धीरे से मुस्कुराई और बोली, मैं जानती हूं अधीश कि तुम बहुत दयावान हो और खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हो। मैं आज ही सभी को आजाद कर दूंगी। अधीश को जिस बात का डर लग रहा था कि शायद रानी उसे रोक लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने चैन की सांस ली। वो प्रणाम कर वापस जाने को ही था कि रानी ने लारा को बुलाया। अधीश रुक गया। रानी ने लारा से कहा, हमारे मित्र को सम्मान सहित उसी स्थान पर छोड़ के आइए और अपनी तरफ से आप जितनी सहायता कर सकें उन्हें वापस भेजने के लिए आप कीजिएगा। ये सुनकर अधीश थोड़ा हैरान था। उसने पूछा, रानी जी, क्या ये मुझे वापस भेजने में असमर्थ हैं? रानी बोली, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन यहां आप अपनी इच्छा से आए हैं, इसलिए आपको अपनी इच्छा शक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। वो जगह जादू से बंधी हुई है। लारा उसे काट तो सकती है, लेकिन बहुत देर तक नहीं। अधीश उसकी बात समझ गया था। वैसे भी अधीश उस जगह का रहस्य पहले ही जान चुका था। अब उसे एक बार उसे पक्का करना था कि जो वो सोच रहा है वो सही है या नहीं। रानी से आज्ञा लेकर अधीश अपने कमरे में लौट आया था। शाम को उसे यहां से जाना था। दोपहर का भोजन करके वो एक बार फिर अतिथि कक्ष में चला गया और आराम करने लगा, लेकिन उसके दिमाग से वो सपना निकल ही नहीं रहा था। प्रकाश नगर में अधीश के बिना महल खाली तो लगता था, लेकिन बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए थे और उनकी किलकारियों से ही घर गूंजता रहता था। अधिपति कैलाश के पास कई शिष्य युद्ध की बारीकियां सीखने आते थे, सो वे वहां व्यस्त रहते थे। विश्वा और माधव को अब इंद्रनगर के अलावा लेखनगर का भी कार्यभार संभालना होता था, तो घर की पूरी जिम्मेदारी अब अमृत पर ही थी। माधवी तो खुद ही बच्चों जैसी थी। देवयानी के जाने के बाद से अमृत के लिए सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। अधीश के बिना उसे सब कुछ और भी कठिन लगता था। फिर भी वो कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। एक दिन माधवी ही उसके पास आई। दीदी, मुझे एक बात कहनी थी। अमृत, जो सेवकों के दिन भर के काम का हिसाब देख रही थी, अपना काम रोककर माधवी की ओर देखकर बोली, कहो माधवी, क्या बात है? माधवी बोली, देवयानी दीदी के जाने के बाद सब कुछ कितना मुश्किल लगने लगा है।
मल्ली और नील भी बड़े हो रहे हैं, इन्हें कुछ सिखाना चाहिए अब, आपको नहीं लगता? अमृत उसकी बात समझ रही थी। मुझे भी यही लगता है माधवी, लेकिन तुम देख तो रही हो, मेरे पास गृहस्थी के हजारों काम होते हैं और ये बच्चे भी इतने शैतान हैं कि किसी के हाथ नहीं आते। तुम्हारे दुलार के कारण तुमसे तो वो कुछ सीखने से रहे, और कोई दासी इतनी कुशल नहीं। तुम ही कहो क्या करूं? माधवी ने कुछ सोचकर जवाब दिया। मैं सोचती हूं अधिपति से इस बारे में बात करनी चाहिए। उनकी कोई ना कोई ऐसी शिष्या जरूर होगी जो इन बालकों को संभाल भी ले और कुछ सिखा भी दे। सलाह तो तुम्हारी अच्छी है, लेकिन अधिपति की शिष्याएं अधिकतर बड़े घरों की लड़कियां हैं, इस काम के लिए राजी होंगी? मुझे तो नहीं लगता, अमृत ने कहा। माधवी बोली, फिर भी मैं उनसे कह देती हूं, शायद कोई ऐसी लड़की हो। और उसी शाम माधवी ने अधिपति के पास ये संदेश भेज दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि वो खुद जाकर नई मुसीबत को न्योता देने जा रही है। यहां अधीश ने वापसी की तैयारी कर ली थी। उसके दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। वो कदमों की आहट से ही पहचान गया था कि आने वाला कोई और नहीं, उसका मित्र समीर है। वो उठकर खड़ा हो गया और समीर के दस्तक देने से पहले ही उसने दरवाजा खोल दिया। अधीश को देखते ही समीर उसके गले लग गया। अधीश ने भी उसे अपनी भुजाओं में कस लिया। काफी देर तक समीर उसके गले लगा रहा। अधीश को अपने कंधे पर उसके आंसू महसूस हो रहे थे। अधीश ने उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहा, समीर मेरे मित्र, अपने आप को संभालो, अब तो हम वापस जा रहे हैं ना? समीर ने खुद को संभाला और आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम मुझे छुड़ाने जरूर आओगे। अधीश ने उसे एक बार फिर गले लगाया और कहा, चलो अब तैयार हो जाओ, हम कुछ ही देर में वापसी के लिए निकलेंगे। कुछ ही देर में और भी बहुत से युवकों ने आकर अधीश को धन्यवाद कहा। अधीश उनसे बोला, मुझे धन्यवाद मत दो, मेरे मित्र का आभार मानो, ना ये खो जाता ना मैं यहां आता। उसकी बात सुनकर समीर हंस पड़ा। उसे पता था कि अब अधीश इस बात को लेकर उसे कई बार छेड़ेगा। जब अधीश जाने लगा तो रानी भाग्यलक्ष्मी खुद उसे विदा करने आई। अधीश जी, एक बार फिर मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं और मेरी तरफ से आप ये उपहार स्वीकार कीजिए। रानी ने एक छोटी सी डिबिया अधीश को थमाई। उस समय अधीश ने उसे बिना खोले ही अपनी जेब में रख लिया। अधीश ने हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद स्वीकार किया। फिर वे सब उस स्थान की ओर चल पड़े जहां से अधीश इस दुनिया में आया था। रानी भाग्यलक्ष्मी कई दासियों के साथ अधीश को बाहर तक विदा करने आई। वे 4 युवक उसे फिर से वहीं मिले। वे भी साथ हो गए, लेकिन अधीश की आंखें किसी और को खोज रही थीं। सताक्षी ना तो महल के बाहर उसे विदा करने आई थी, ना ही अन्य लोगों के साथ इस जगह पर। यह देखकर अधीश को अजीब लग रहा था। एक बात और जो उसे अजीब लग रही थी वो थी उसकी उम्मीद के विपरीत रानी ने वीरभद्र को वापस लाने के लिए उसकी मदद नहीं मांगी थी। वहां पहुंचकर लारा ने कहा, अधीश जी, अब आप अपनी इच्छा शक्ति एकत्र कीजिए, तब तक मैं मंत्र पढ़ती हूं। लारा ने आंख बंद कर ली और कुछ बुदबुदाने लगी। अधीश ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और समीर का हाथ कसकर पकड़ लिया। लेकिन आंखें बंद करते ही उसके सामने फिर वही दृश्य घूम गया जो इतने दिनों से उसे परेशान कर रहा था, जिसमें उसने समीर को खो दिया था। अचानक उसे लगा किसी और ने उसका हाथ पकड़ा है। एक धमाका सा हुआ और उसने आंखें खोल दी। चारों ओर धुआं ही धुआं था। उसके साथ ही गायब हो चुके थे। किसी जंगल जैसी जगह पर वो अकेला खड़ा था। कहां आ गया था अधीश और समीर कहां गया? वो कौन था जिसने आंखें खोलने से ठीक पहले अधीश का हाथ पकड़ लिया था? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।